वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री की क्लास में फिर से स्वागत है। हम सभी लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे थे उसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में हम सब लोग जिस टॉपिक को बात कर रहे थे उसका नाम था कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल के मैं 3 से 4 वीडियोस आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वो वीडियोस क्रम से देखे होंगे। जिन भी बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको आज का ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आ पाएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 वीडियोस में हम कवर कर पाएंगे। इस टॉपिक में हम सब लोग सीखेंगे कि कोलाइड को बनाते कैसे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हम कोलाइडी विलयन को कैसे बनाते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो देखो, कोलाइडी विलयनों को हमने बताया था कि हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो लगने वाला बल है उसके आधार पर हम कोलाइडी विलयनों को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग का जब बल प्रबल लगता है तो उसको हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, या जिसको बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड। और दूसरा, जब जो लगने वाला बल है वो थोड़ा कम होता है उसको हम बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड या लायोफोबिक कोलाइड। और यदि अगर हमारा जो द्रव स्नेही भाग है वो जल है तो उसको हम जल स्नेही कोलाइड और जल विरोधी कोलाइड हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। देखो, द्रव स्नेही कोलाइड में आप सभी को पता है कि परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वह अच्छा है, अधिक बल इसमें लगता है। इसलिए हम द्रव स्नेही कोलाइड को हम बड़ी आसानी से बनाएं। केवल इतना सा काम करना है कि परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, हमें केवल इन दोनों का सिलेक्शन करना है। परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम यदि हम सही सिलेक्ट कर लेते हैं तो केवल बस उनको मिलाने भर से वो कोलाइडी विलयन आसानी से क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। इसकी कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है। देखो, मैंने साइड से लिखा हुआ है द्रव स्नेही कोलाइड को बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो इसमें आप याद रखिए कि हमें केवल परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, बस इन दोनों का सिलेक्शन मात्र करना है। केवल इन दोनों का सिलेक्शन भर कर लिया तो केवल उनको मिलाने भर से हमें द्रव स्नेही कोलाइडों का निर्माण हो जाना है। इसके लिए हमें कोई विशेष मेथड नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि परिशुद्ध प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में प्रॉपर आकर्षण बल काम करता है। हमें जो सारा का सारा दिमाग लगाना पड़ता है, या कहें तो हमें जो मुख्य वर्क करना पड़ता है वह होता है द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने में। द्रव विरोधी कोलाइड को कैसे बनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है। ये मैं कई बार क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, वैसे मौके का आपको आंसर याद होना चाहिए कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन सभी का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में जो कोलाइडी कण होते हैं उनका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब हमें कोलाइडी विलयन बनाना है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो कणों का आकार 1000 से बड़ा होगा और फिर हमें उसको 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक बनाना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो तो उसको हम जोड़ करके 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाएं। मतलब हमारा टारगेट है 1 से 1000 के नैनोमीटर के साइज़ तक पहुंचना। अब वो बड़े आकार से तोड़ना भी हो सकता है, छोटे आकार से बड़ा बनाना भी हो सकता है। इस बिहाव पर हम कोलाइडी विलयनों को या द्रव विरोधी कोलाइडों को या द्रव विरोधी सॉल को, जनरली हम कोलाइडी विलयन में स्पेशली सॉल का स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन या द्रव विरोधी सॉल को बनाने के लिए मेजर तौर पर 2 टेक्निक यूज़ करते हैं। वो 2 टेक्निक कौन सी होती हैं? एक होती है परिक्षेपण विधियाँ, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन मेथड, और दूसरी विधि होती है हमारी संघनन विधियाँ। ये देखो, परिक्षेपण विधि क्या होती है, आप ऐसा समझो कि अगर हमारे पास बड़े आकार का कण है और उसको अगर हम छोटे आकार के कणों में बदलते हैं, जिस टेक्निक से भी बदलते हैं, उन सारी टेक्निक्स को, सारे मेथड्स को कलेक्टिवली जिस नाम से जानते हैं उसका नाम होता है परिक्षेपण विधियाँ।
तो परिक्षेपण विधियों में हमें क्या करना है, बड़े आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में परिवर्तित करना है, और इन विधियों को हम क्या बोलते हैं, परिक्षेपण विधियाँ। और इसका रिवर्स देखें, अगर छोटे आकार के कणों को हम बड़े आकार में बदलें तो उन विधियों को हम क्या बोलते हैं, संघनन विधियाँ, या जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। इसके अलावा एक तीसरी विधि भी है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक विधियाँ, या जिसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं परिक्षेपण विधियों की। देखो, परिक्षेपण विधियाँ 3 हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। उनमें से पहले का नाम है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, या जिसको हम बोलते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि, यांत्रिक परिक्षेपण विधि, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। दूसरा है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन या ब्रीडिंग आर्क मेथड, इसको बोलते हैं वैद्युत परिक्षेपण, या इसका नाम होता है ब्रीडिंग आर्क विधि। और तीसरा होता है पेप्टीकरण, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों बोर्ड में पूछी गई हैं। देखो क्वेश्चन किस तरह आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की यांत्रिक परिक्षेपण विधि का वर्णन करो, 2 नंबर में, या द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की पेप्टीकरण विधि का वर्णन करो, 2 नंबर। या नाम नहीं देगा तो आपसे पूछेगा द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की परिक्षेपण विधियाँ क्या होती हैं, किसी एक विधि का वर्णन करो। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पूछी गई हैं, हम तीनों पर बात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, परिक्षेपण विधियों में करना क्या है, बड़े आकार के कणों को छोटा करना है, कोलाइडी आकार में बदलना है, और जब बड़े आकार के कण को छोटे आकार के कण में बदलते हैं तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं, परिक्षेपण विधि। अब हम बात कर लेते हैं संघनन विधियों की। तो जो संघनन विधियां हैं उनमें हमने आपको बताया छोटे आकार के कणों को अगर हम कोलाइडी आकार में बदलें तो इन विधियों को हम क्या बोलते हैं, संघनन विधि। अब जो संघनन विधि हैं वो भी हमारे पास 3 मौजूद हैं। उनमें से पहली है सुपर कूलिंग मेथड, या जिसको बोलते हैं अति शीतलन विधि, अति शीतलन विधि। दूसरा होता है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, जिसको हम बोलते हैं विलायक विनिमय विधि। और तीसरा होता है कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन लिक्विड, वाष्प का द्रव में संघनन विधि। ठीक है, और एग्जैक्ट नाम मैं अभी लिख दूंगा, अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं बता दूंगा। अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, आपसे पूछा था परिक्षेपण विधि कौन सी है, फटाफट तीनों नाम याद होने चाहिए कि यांत्रिक परिक्षेपण विधि, वैद्युत परिक्षेपण विधि, या जिसको हम ब्रीडिंग आर्क विधि कहते हैं, और पेप्टीकरण विधि। हम आपसे बोले संघनन विधियाँ कौन सी हैं, तो संघनन विधियों के एटलीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए कि संघनन विधि कौन सी हैं, अति शीतलन विधि, विलायक विनिमय विधि और वाष्प का द्रव में संघनन विधि। और जो रासायनिक विधि हैं वो कौन कौन सी हैं, डबल डिकम्पोजिशन, जिसको हम बोलते हैं उभय अपघटन। देखो ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, उभय अपघटन क्या होता है। उभय अपघटन क्या होता है ये 9th-10th में आपने सीखा होगा, मुझे पता है आपको नहीं आता होगा। अगर किसी को आता हो तो कमेंट सेक्शन में उभय अपघटन को एक लाइन में डिफाइन करते हुए आप कमेंट करिएगा, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको उभय अपघटन सिखाऊँगा। उसके बाद दूसरा होता है ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीकरण विधि। तीसरा होता है अपचयन विधि, रिडक्शन मेथड। और चौथा होता है जल अपघटन विधि, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस मेथड। तो ये हमारे पास इतनी विधियां हैं द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने की। उन विधियों में हम जिन विधियों को इस वीडियो में या इस क्लास में कवर करने वाले हैं
उसका नाम है परिक्षेपण विधियाँ। हम 3 तरह की परिक्षेपण विधियों को यहाँ पर कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यांत्रिक परिक्षेपण की। देखो, आपसे पेपर का क्वेश्चन कैसे आता है वो हमने आपको बताया है। आपसे पेपर पूछा जाएगा कि जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनके निर्माण की यांत्रिक परिक्षेपण विधि का सचित्र वर्णन करो। देखो, सबसे पहले हम यांत्रिक परिक्षेपण पर ही बात कर लेते हैं। देखो, यांत्रिक परिक्षेपण में क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, एक कोलाइडी मिल। देखो ध्यान रखना, जो शब्द मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। कोलाइडी मिल, कोलाइडी मिल का मतलब है जैसे चक्की होती है ना, चक्की आपने देखा होगा, हाथ से चलाने वाली चक्की देखी होगी। तो एक नीचे पत्थर रहता है, उसके ऊपर एक पत्थर रहता है और ऊपर वाले पत्थर को हम घुमाते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की 2 पत्थर हैं, मतलब 2 डिस्क हैं। पत्थर का मतलब डिस्क से है, लोहे के बने हुए, भारी लोहे के बने हुए डिस्क हैं। और ये डिस्क में एक पत्थर नहीं घूम रहा है, एक डिस्क नहीं घूम रहा है, दोनों डिस्क घूम रहे हैं। देखो, हमारे पास ये डिस्क है, हमारे पास एक और इसी तरह का डिस्क है, ठीक है। ऐसे 2 डिस्क हैं। अब हम इसको ऐसे बना रहे हैं, इस तरह से। ये ट्रांसफर सेक्शन है, मतलब सामने से देखा हुआ एरिया है। वैसे हमने बनाया ना, 2 गोले होते हैं, 2 डिस्क होते हैं और ये दोनों घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, एक के घूमने की दिशा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ऊपर वाला, और दूसरे वाला घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक पहिया घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और दूसरा पहिया ऐसे घूम रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर साइड से इन दोनों डिस्क के बीच में क्या भर रहे हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था। मतलब जिस पदार्थ का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, हम उस पदार्थ को ऊपर से डाल रहे हैं। तो होगा क्या, जब ऊपर से ये पदार्थ इन डिस्कों के बीच में जाएगा तो ये डिस्क उस पदार्थ को क्या कर देंगे, पीस देंगे। और ये जो डिस्क होते हैं, इन डिस्कों के जो बीच की जो दूरी है वो होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारा पदार्थ पिस करके निकलेगा, जो कोलाइड हमारा पिस करके निकलेगा, वो कोलाइड हमारे उन कोलाइडी कणों का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब हमारे पास कोलाइडी आकार के कण मिल चुके हैं। अब हम परिक्षेपण माध्यम के साथ उनको मिक्स करेंगे। अगर वो मिक्स होने में दिक्कत उत्पन्न करते हैं तो हम वहाँ पर एक और पदार्थ मिला देते हैं जिसका नाम होता है स्टेबलाइज़र, जो उस बने हुए कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। और इस प्रकार से हमें जो कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं कि ये हमने परिक्षेपण विधि से या यांत्रिक परिक्षेपण विधि से हमने कोलाइडी विलयन प्राप्त किया, और इस विधि को हम बोलते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि। ये जो डिस्क हैं जो घूम रहे हैं, ये लगभग 7000 आरपीएम, मतलब 1 सेकंड में 7000 राउंड घूमते हैं। मतलब बहुत तेज़ी से घूमने वाले ये पदार्थ हैं। और ये बड़े आकार के क्रिस्टल्स को, बड़े आकार के पदार्थ को कोलाइडी आकार में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रकार हम लोगों को कोलाइडी कणों की प्राप्ति हो जाती है, जिसमें उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम मिलाने पर, थोड़ा सा स्टेबलाइज़र मिलाने पर हमें कोलाइडी विलयनों की प्राप्ति हो जाती है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ लें कि हम यांत्रिक परिक्षेपण विधि का उपयोग करते कब हैं। देखो, इसका जो चित्र है ये आप किताब से देख करके बना लीजिएगा। किताब में बना हुआ चित्र है, उसको देख करके बना लीजिएगा। जो उसका थीम है वो मैंने समझा दिया है। अब आप इसको बना लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें बात करनी है कि इस यांत्रिक परिक्षेपण विधि का उपयोग हम करते कहाँ पर हैं। तो उसको आप और देखिए। यांत्रिक परिक्षेपण जो विधि है उसका उपयोग हम करते हैं छापा खाने की स्याही, पेंट, वार्निश इत्यादि के निर्माण में। ठीक है। परिक्षेपण विधि में यांत्रिक परिक्षेपण विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? छापा खाने की स्याही, पेंट और वार्निश इत्यादि के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। आप देखो, सभी लोगों ने देखा होगा स्याही,
देखी होगी ना, तो स्याही में वो स्याही के जो कण होते हैं वो कोलाइडल आकार के होते हैं, और कोलाइडल आकार में बदलने के लिए स्याही के जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम इसी तरह से यांत्रिक परिक्षेपण करके छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं और फिर उनको जल के साथ मिक्सअप करके स्याही का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से इन सभी के निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि का नाम होता है विद्युत परिक्षेपण विधि। ध्यान से समझें, दूसरी विधि का नाम होता है विद्युत परिक्षेपण विधि, जिसको बोलते हैं ब्रीडिंग आर्क विधि। देखो ये बोर्ड में पूछी गई विधि है, बहुत बार पूछी गई है, इस नाम से जानी जाती है। ब्रीडिंग आर्क विधि क्या होती है? तो सबसे पहले आप याद रखिए, इस विधि का उपयोग हम धातु के सॉल बनाने में करते हैं। धातु सॉल मतलब जैसे गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, प्लेटिनम सॉल, धातुओं के सॉल बनाने में हम मुख्यतः इसका उपयोग करते हैं। जिस धातु का हमें सॉल बनाना है, जिस धातु का हमें सॉल बनाना है, मान लो हमें सिल्वर का सॉल बनाना है, तो हमने ये क्या काम किया, ये जो इलेक्ट्रोड लिए, ये एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ये दूसरे सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, इसका संपर्क बैटरी के धन सिरे से कर दिया, इसका संपर्क बैटरी के ऋण सिरे से कर दिया, और इन इलेक्ट्रोडों को हमने एक विलयन में डुबोया। ये विलयन क्या था, KOH युक्त जलीय विलयन, KOH युक्त जलीय विलयन है। और ये विलयन बर्फ़ के एक डिब्बे में रखा हुआ है, मतलब बाहर से हमने चारों तरफ इसके बर्फ़ भर के रखी है, जिससे विलयन क्या होगा, अत्यंत ठंडा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, बर्फ़ है। क्यों बर्फ़ ली है? जिससे ये विलयन अत्यंत ठंडा रहे। देखो प्रोसेस समझना, देखो हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये सिल्वर के दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन दोनों को, इनमें हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी है, मतलब हाई वोल्टेज लगाया है। अब इनको जैसे हम टच करेंगे तो टच करने पर क्या होगा, बहुत तेज स्पार्क प्रोड्यूस होगा, आर्क प्रोड्यूस होगा, और आर्क प्रोड्यूस होगा तो ये जो धातु है ये वाष्प में बदल जाएगी, और ये वाष्प जो है वो जब लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी, ठंडे लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी, तो वो फिर से क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। अब वो जो सॉलिडिफाई होगी वो छोटे छोटे कणों के रूप में सॉलिडिफाई होगी, और वही कण इस विलयन में बिखर जाएंगे, और बिखर करके जो विलयन हमको मिलेगा उस विलयन को हम बोलते हैं सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग हम धातुओं के कोलाइड बनाने के लिए करते हैं। जिस धातु का हमें कोलाइडी विलयन तैयार करना होता है, उन धातुओं के हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं और उनको उच्च विभव पर कनेक्ट करके विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं। यह विद्युत आर्क KOH युक्त ठंडे जलीय विलयन में किया जाता है। आर्क उत्पन्न करने से जो धातु होती है वो वाष्प में परिवर्तित होती है, और ठंडा माहौल होने की वजह से, ठंडा माध्यम होने की वजह से वह वाष्प संघनित होती है और छोटे छोटे कोलाइडल कणों में बिखर जाती है, वितरित हो जाती है, और इस प्रकार जो सॉल हमें प्राप्त होता है उस सॉल को हम बोलते हैं सिल्वर सॉल, या गोल्ड से बनाएंगे तो गोल्ड सॉल एंड सो ऑन। आप बहुत सारे धातुओं के सॉल इस विधि से बना सकते हो। इसको हम बोलते हैं या विद्युत परिक्षेपण विधि, या इसको हम बोलते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी डायग्राम आप किताब से देख करके बना लीजिएगा, वरना इसकी जो फोटोग्राफ्स है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स पर भेज दूंगा, तो आपको चीज़ बनाने में आसानी हो जाएगी। अब हम तीसरी बात करते हैं पेप्टीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों विधियों से कहीं ज़्यादा बार आपसे पूछी गई है पेप्टीकरण विधि। देखो पेप्टीकरण विधि में सबसे पहले आप थोड़ा सा चीज़ याद कर लेना, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ। पेप्टीकरण या जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। आपसे पूछा जाता है द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की पेप्टीकरण विधि का वर्णन करो। देखो पेप्टीकरण विधि में हमें करना क्या है उसको जानने से पहले आप केवल एक शब्द है जिसका अर्थ आपको पता होगा, उसका नाम है अवक्षेप, या जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या चीज़ होता है प्रेसिपिटेट? आप बोलोगे, एक उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ, जैसे हमने कह दिया बेरियम क्लोराइड, ये हमारे पास एक विलयन है बेरियम क्लोराइड, और उसमें हमने मिलाया H2SO4। ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। इन लिक्विड्स को हमने मिलाया तो हमने देखा कि एक नया पदार्थ बन गया BaSO4 और HCl,
और ये जो BaSO4 है, जो ये जो बना है, ये अघुलनशील होने की वजह से नीचे बैठ गया, और इस नीचे बैठने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो हम बात करते हैं ये अवक्षेप नीचे क्यों बैठता है। तो आप बोलोगे अवक्षेप के जो क्रिस्टल हैं, जो कण हैं, वो आकार में बड़े होंगे, घुलनशील नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं। अब हमने यही सोचा कि ये जो अवक्षेप है ये नीचे बैठ रहा है क्योंकि इसके आकार क्या है? थोड़े बड़े हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि कुछ ऐसा मिलाएं इस अवक्षेप में कि इन अवक्षेप का जो कण है उसका आकार क्या हो जाए? ए लिटिल बिट स्मॉलर हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, और छोटा कुछ इस तरह से हो जाए कि वो कण एक दूसरे से एग्रीगेट ना बना पाएँ, जुड़ ना पाएँ, समुच्चयित ना हो पाएँ, और फाइनली हमको कोलाइडल विलयन प्राप्त हो जाए। तो हम अवक्षेप पर काम करते हैं, प्रेसिपिटेट पर काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं? किसी पदार्थ का ताज़ा बना अवक्षेप लेते हैं, किसी ताजे बने अवक्षेप, किसी ताजे बने अवक्षेप में उपयुक्त वैद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी विलयन को बनाते हैं। पूर्वविराम। इस प्रक्रिया को हम पेप्टीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम पेप्टीकरण कहते हैं। समझ में आया? किसी ताजे बने अवक्षेप को हम उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाते हैं और फिर उसको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं पेप्टीकरण। ये तो आपको याद करना है, पहले तो याद कर लेना इसे, क्योंकि आपको लिखना तो पड़ेगा, आपको समझ में तो आपको आने वाला है, मैं आपको समझा दूंगा। देखो अब इसको आप ऐसे समझो, हमने क्या काम किया, थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पास था फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप, फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमारे पास था अवक्षेप, और इस अवक्षेप में हमने क्या मिला दिया? फेरिक क्लोराइड का विलयन। तो फेरिक क्लोराइड के ताजे बने अवक्षेप में हम जब फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाते हैं तो हमें एक कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, और वो कोलाइडी विलयन फेरिक हाइड्रोक्साइड का होता है, और इस तरह से हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट तैयार होता है। और इस विधि को, या इसके निर्माण की इस विधि को हम बोलते हैं पेप्टीकरण विधि। तो देखो अवक्षेप हमें कौन सा लेना है ये तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया आर्सेनिक सल्फाइड, तो जो अवक्षेप के रूप में मिलेगा, आप कहोगे कौन सा अवक्षेप लेंगे, हम कैसे पहचानेंगे? थोड़ा सा वेट करो, आप केमिस्ट्री आगे पढ़ते चलोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन से पदार्थ अवक्षेप के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। फिलहाल एक अवक्षेप होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। देखो थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो हम आपको बता दें कि फेरिक क्लोराइड पर जब आपने NaOH की रिएक्शन कराई थी, NaOH आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम फेरिक क्लोराइड की क्रिया NaOH से कराते हैं तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है जो आगे घुलनशील नहीं होता है, याद होगा आपको। तो जो अवक्षेप है वो किसका लेना है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप लेना है, और उसमें मिलाना है उपयुक्त विद्युत अपघट्य। तो जो उपयुक्त विद्युत अपघट्य है वो कैसे पता चलेगा? तो एक आयन कॉमन होना चाहिए। तो देखो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप है इसमें Fe ले लिया, उसी का कोई लवण लेना है विद्युत अपघट्य के रूप में। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में हमने क्या मिलाया? फेरिक क्लोराइड। तो आप कहोगे क्या सर कुछ और भी मिला सकते हैं? तो फेरिक का कुछ और लवण मिला सकते हैं, बट जनरली हम फेरिक क्लोराइड ही मिलाते हैं, इसलिए आप फेरिक क्लोराइड ही याद कर लीजिए। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमने ताज़ा बना हुआ अवक्षेप लिया, उसमें हमने फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाया, तो हमने फाइनली देखा कि ये अवक्षेप तो घुल सा गया है, और ये घुल तो गया है बट ये घुलनशील पूरी तरह नहीं है। अगर घुलनशील पूरी तरह होता तो ये बन जाता वास्तविक विलयन, और अगर अघुलनशील होता तो ये नीचे बैठ जाता, मतलब बन जाता अवक्षेप। मगर ये घुलनशील भी नहीं है और अघुलनशील भी नहीं है, मतलब बीच की स्टेज में चला गया, और बीच स्टेज के जाने का मतलब है कि ये कोलाइडल स्टेज में कन्वर्ट हो गया, और ये कोलाइडल स्टेज जो बनी है इसको हम बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्ट। अब
इस विधि को थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी हम आपको आगे सिखाएंगे कि कौन से कोलाइडी कण पर धनावेश है, कौन से कोलाइडी कण पर ऋणावेश है, तब जाकर के आपको इन उदाहरणों को हम यूज़ करेंगे। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट कैसे बनाया था, तो आप आंसर दोगे कि हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा बना हुआ अवक्षेप लिया था और उसमें हमने फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाया था, और फेरिक क्लोराइड का विलयन जब हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में विलयन में मिलाया तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पेप्टीकरण विधि कहते हैं। और इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण है, आर्सेनिक सल्फाइड का हमने अवक्षेप लिया और इसको हमने H2S के विलयन में प्रवाहित कर दिया, या H2S का विलयन हमने आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट में डाल दिया। H2S गैस होती है, ये जल में घुलनशील गैस है, तो H2S को आप जल में प्रवाहित करिए तो H2S गैस जल में घुल जाएगी, तो ये हो जाएगा H2S युक्त जलीय विलयन। उस H2S युक्त जलीय विलयन को हम आर्सेनिक सल्फाइड के अवक्षेप में डाल देंगे, या कहें तो आर्सेनिक सल्फाइड के अवक्षेप को H2S युक्त जलीय विलयन में डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो अवक्षेप है वो पूरी तरह नहीं घुलता है, मतलब वास्तविक विलयन नहीं बनाता है, अघुलनशील भी नहीं रहता है, मतलब अवक्षेप के रूप में भी नहीं रहता है, वो बीच की स्टेज में चला रहता है, और वो बीच की स्टेज क्या होती है? कोलाइडल स्टेज होती है, और इस तरह से हमें आर्सेनिक सल्फाइड की प्राप्ति होती है। क्लियर हो गया? तो आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट की इस तरह से प्राप्ति हो जाती है। एक उदाहरण और देख लीजिए, हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये अवक्षेप है AgCl, सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास अवक्षेप है, और इस सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप को हम KCl के विलयन में प्रवाहित कर रहे हैं। मतलब अवक्षेप हमने लिया AgCl का और उस अवक्षेप को हमने किस विद्युत अपघट्य में डाल दिया? KCl के विद्युत अपघट्य में डाल दिया, तो हमने क्या देखा कि हमें फिर कोलाइडी विलयन मिल गया, तो हम इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडी विलयन। अब ज़रूरी नहीं था आप KCl यूज़ करते, आप दूसरा अवक्षेप भी यूज़ कर सकते थे, आप दूसरा अवक्षेप यूज़ कर सकते थे, तो आपको सिल्वर क्लोराइड का दूसरा पदार्थ प्राप्त हो सकता था। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी ताजे में जब कोई उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है और तब जाकर के अगर हमें कोलाइडी विलयन की प्राप्ति होती है तो हम इस विधि को बोलते हैं पेप्टीकरण विधि। जो विद्युत अपघट्य हमने मिलाया था उसको बोलते हैं पेप्टीकारक। और उदाहरण के लिए आपके पास तीन उदाहरण हैं, इन 3 उदाहरण में क्रम से लिखेंगे। नंबर 1, पहला उदाहरण क्या लिखेंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने हुए अवक्षेप में जब फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट की प्राप्ति होती है। उदाहरण नंबर 2 जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि आर्सेनिक सल्फाइड के अवक्षेप में जब हम H2S युक्त जलीय विलयन मिलाते हैं तो हमें आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट की प्राप्ति होती है। और तीसरा उदाहरण अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड के ताजे बने अवक्षेप में जब पोटेशियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो हमें सिल्वर क्लोराइड के कोलाइडी विलयन की प्राप्ति होती है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे एराइज होते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे सर ऐसा क्या होता है विद्युत अपघट्य में कि कोलाइडी विलयन में वो कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसका आंसर दूंगा। देखो, हर क्वेश्चन का आंसर इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा, बट यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। थोड़ा थोड़ा आप वेट करते चलिए। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं आपके आंसर्स देता चलूँ, ठीक है। मैं खुद आपसे सोचने के लिए कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि आप क्रिएटिव बनिए। जब मैं खुद क्रिएटिव बनने के लिए कहता हूँ तो जितना मुझे आता होगा उतना मैं ज़रूर आपको डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। अब हर वीडियो का आंसर तुरंत नहीं मिल सकता है, हर चीज़ का आंसर तुरंत नहीं मिल सकता है। थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी कुछ टॉपिक और सिखाने हैं। मैंने आपको बताया कि कोलाइडी कणों पर जब मैं आवेश लूँगा, कोलाइडी कणों पर आवेश कैसे आता है, तब आपको ये पेप्टीकरण की विधि बेहतरीन समझ में आएगी। अभी तो आपने केवल जितना हमने परिभाषा के तौर पर बताना था उतना हमने आपको बता दिया और उदाहरण भी बता दिया। तो इस तरह से आप इन तीनों विधियों को लिख लेंगे और इन तीनों विधियों को हम बोलते हैं परिक्षेपण विधि या द्रव विरोधी कोलाइड के निर्माण की परिक्षेपण विधि। इन तीनों विधियों में ही हमने बड़े आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में बदलने का काम किया और इन तीनों विधियों को आप पढ़ लेंगे। तब जा कर के अब हम बात करेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे कि संघनन विधियां कौन सी होती हैं और संघनन विधियों से हम कोलाइडों का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों तक इसको भेजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख करके लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।